गुड मॉर्निंग क्लास। एट्थ क्लास आपका ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा और हमें जो लॉज की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है लॉज की, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और लॉज के बारे में जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, यानी अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में तो उसके क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। लॉ एंड डिसेंट क्या है, ठीक है, लॉज क्या है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी मतलब जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फॉलो करें। नीड फॉर लॉज, यानी क्या नीड है लॉज की, क्यों होने चाहिए लॉज, और रूल क्या है, ठीक है, लॉ का। केस स्टडी भी है इसमें, जो सॉल्ट सत्याग्रह किया था 1930 में महात्मा गांधी में, उसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है। आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, यानी जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस आज़ादी अपनी ले ली थी 15 अगस्त 1947 में, देयर वॉज अ न्यू डॉन फॉर इंडियंस। तो एक और हमारे लिए एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई थी। अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉट अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडियंस, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडियंस पर आ गई थी। वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न द कंट्री बाय देमसेल्फ, यानी अब कंट्री को किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए, कैसे उसको गवर्न किया जाए, यानी कौन सा शासन चलाया जाए, क्या होना चाहिए कंट्री में, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे किया जाए। इंडियंस हैड टू चूज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड सूट देयर नेशनल नीड। अब इंडियंस को अपने टाइप की गवर्नमेंट चुननी थी जो उनके नीड्स को पूरा करे, यानी जो उनकी नीड्स है, अभी जो रिक्वायरमेंट है देश को, उसके हिसाब से एक सरकार चुननी थी। एंड हैड टू फ्रेम अ क्लियर सेट्स ऑफ लॉज, और क्या करने थे, कुछ लॉज बनाने थे, अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री वुड बी गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग जो कंट्री होगी वो गवर्न की जाएगी, यानी क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, या कौन रूल करेगा, कैसे देश चलेगा, उसके ऊपर सारे डिसीजन जो हैं अब इंडियंस को लेने थे, क्योंकि अब वो आज़ाद था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी और कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है, कुछ एक रूल बुक है जिसमें आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। किस चीज़ के रूल्स हैं? कि हमारी सोसाइटी या कंट्री कैसे चलेगी, क्या चीज़ हमारी कंट्री में होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ क्राइम है, क्या चीज़ नहीं है, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में है। दीज रूल्स डिटरमाइन फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, और इन्हीं रूल से हमारी फंडामेंटल नेचर, हमारी सोसाइटी का क्या नेचर है ये पता चलता है। कि क्या एक कंट्री डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी मतलब आज़ाद, जिसमें पीपल जो है, लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। मोनार्की यानी एक किंग, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही जो होता है, जिसमें आपका राजा जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका जो मन करेगा वही करेंगे। ठीक है, जैसे आपका एक डिक्टेटर था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, एक डिक्टेटर था जो फ्रेंच का था। ऐसे कई सारे डिक्टेटर्स थे। आर फॉर्मुलेटेड बाय द अपॉइंटमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सोसाइटी थ्रू कॉमन कॉन्सेंसस, यानी अगर सोसाइटी हमारी, हम सबको चूज़ खुद कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने आपको बताया मोनार्क है या डिक्टेटरशिप है। For the sake of the convenience, the rules and recorded in written, but there is no such rules that constitution has to be necessarily in writing. क्या है कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सारे रूल्स जो हैं रिकॉर्ड के लिए लिख लिए हैं, बट देयर इज़ नो सच रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी नेसेसरीली रिटन। मगर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो वो रिटर्न में होना ही चाहिए, वरना उसको नहीं माना जाएगा। ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख के रखते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लिख के रखते हैं। नीड फॉर लॉज, अब नीड क्या है लॉज की? लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट पीपल। लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि इंसानों को बचाया जा सके, हम अपने देश के लोगों को जो है उनको बचा सकें। दे सर्व एज अ मीन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए सोसाइटी दैट फेवर्स इक्वालिटी ऑफ सम सॉर्ट। ये क्या करता है? लॉज बनाने से क्या होता है? एक इक्वालिटी हो जाती है हमारी सोसाइटी में, एक इक्वालिटी बनाई जाती है कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो सबको यही सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर किसी ने
अपने मतलब अगर बहुत अच्छा काम किया तो उसके लिए ये अवार्ड मिलेगा या जो भी मिलेगा, ये सब लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोसाइटी को एक रहने की जगह बनाई जाए और किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी भेदभाव ना हो। In an unequal society like Indian infested by social evils such as dowry, female feticide and alcoholism, the need of laws become more important. मगर कुछ एकदम अनइक्वल सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही ख़राब काम होते हैं। डॉरी यानी जैसे डाउरी को बोलते हैं, रिश्वत जो लेते हैं, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड्स मतलब जो बेबी गर्ल होती है उसको पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है। या अल्कोहलिज्म जो शराब बहुत ज़्यादा बिकती है, तो यहाँ पर लॉज की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, यानी अब डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है एक कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इम्पोर्टेंस है एक डेमोक्रेसी में। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में हर कंट्री में ऑलमोस्ट सब में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और सारी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है ही, वो चाहते ही हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही है। इन फ्यू कंट्रीज विच हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न्स डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होने की क्यों ज़रूरत है, क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन निभाता है, क्योंकि ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि सोसाइटी में अगर कुछ हुआ है तो उसके लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज़ their leaders so that they can exercise power responsibility on their behalf. डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल खुद अपने लीडर को चूज़ करते हैं। जैसे आप इस अभी बीजेपी चल रही है तो ये हमने खुद चूज़ किया है, वोट हुए हैं उस पे, उनमें से जो जीता है कांग्रेस बीजेपी जो अलग पार्टीज है वही हमें रूल करती है। सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर बिहाफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपना, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल सही से करते हैं, वरना लोग क्या करेंगे, अगर आपने अभी बीजेपी को चूज़ किया, ये काम नहीं करेगी या आपको बहुत सारी परेशानी हो रही है तो अगली बार आप इसको चूज़ नहीं करोगे, ठीक है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट द लीडर इन पावर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। ऐसा भी हो सकता है कि जो लीडर पावर में है वो अपनी जो भी उसके पास पावर्स हैं उसका मिसयूज करे। इन सच सिचुएशन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेफगार्ड पीपल फ्रॉम इट। इन केस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो अपने लोगों का बचाव करता है, अपने देश के लोगों का। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन lay down the rules that guard against their misuse of the power of the political leaders। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लीडर जो है किसी पार्टी का मिसयूज करता है पावर का तो उसके साथ क्या करना चाहिए। अनदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी इज टू एश्योर दैट डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज देयर पावर अगेंस्ट द अदर लेस पावरफुल पीपल और द ग्रुप। और एक ये इंपॉर्टेंस भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी लिखा है कि अगर आज बीजेपी जीत जाती है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल किसी और पार्टी को नीचे करने में या फिर उनके लिए मिसयूज के लिए नहीं अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी, वो सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल क्या करेगी, लोगों को सर्व करने में, यानी लोगों की मदद करने में। अनदर सिग्निफिकेंट नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। और एक और नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हम अपने आप को ही खुद से बचाएं। This means that we might all the time feel strongly above an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us to guard against it। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मतलब कोई छोटी सी चीज़ है हम उस पर लेकर इतना ज़्यादा लड़ने लगते हैं कि हम अपने बड़े इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, ठीक है, बड़े इंटरेस्ट को हम अपने नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हम अपने बड़े यानी सोसाइटी के, अब अगर किसी पर्सन जैसे किसी ने क्राइम कर दिया तो वो तो बोलेगा ही कि मेरे को छोड़ दिया जाए या मेरे को क्या कहते हैं माफ़ी दी जाए। मगर क्या अगर ऐसे हर इंसान सोसाइटी का करने लगेगा तो क्या देश चल पाएगा? नहीं,
तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि अगर कोई इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ करे तो उसके अगेंस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि उसके लिए क्या करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करती है फंडामेंटल राइट, यानी हमारे पास कुछ राइट होते हैं जो सारे सिटीजन के पास सेम होते हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वो सबको दिए जाते हैं। एंड सो दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाय एनीवन, और किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता कि ये हिंदू को दिया जाएगा, मुसलमान को नहीं दिया जाएगा, सिख को दिया जाएगा, ईसाई को नहीं दिया जाएगा, ये सबके लिए सेम है अगर वो एक कंट्री का पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रुप इन पावर फ्रॉम द मिस यूजिंग देयर पावर अगेंस्ट द अदर लेस ग्रुप पीपल और ग्रुप, यानी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी बचाता है कि अगर कोई ग्रुप पावर में है तो वो किसी लेस पावरफुल, यानी उससे जो नीचे है, जो हार गया हो, सपोज इलेक्शन में कोई हार गया तो उसके अगेंस्ट पावर का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बने हुए हैं। द अनहेल्दी सिचुएशन वेयर अ मेजॉरिटी कैन कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन एंड सप्रेस अन माइनॉरिटी कैन अकर इन अ डेमोक्रेसी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके सोसाइटी, हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो कोई मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी यानी किसी में ज़्यादा लोग हैं, जैसे हमारे देश में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि सारे हिंदू मिलके मुसलमान को रहने नहीं दे, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें, या अगर कहीं पे मुसलमान ज़्यादा है किसी एरिया में तो वो हिंदू वहाँ पर जितने उनको रहने ना दे। तो इन सब के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लॉ बने हुए हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल विच हेल्प द माइनॉरिटी सो दैट दे कैन ऑल्सो नॉट एक्सक्लूड फ्रॉम एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी जो संख्या में कम है माइनॉरिटी, उनके लिए भी उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसके कारण उनको ऐसा ना लगे कि हम तो इस देश में बिल्कुल अलग ही हैं, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट द माइनॉरिटी फ्रॉम द ट्रैनरी और डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो मेजॉरिटी है उसकी डोमिनेशन से, यानी कि वो कम मेजॉरिटी वालों को मारपीट तो नहीं कर रहे, उनका रहना मुश्किल तो नहीं कर रहे, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि उससे कैसे बचाव किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजन दैट माइट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन। कॉन्स्टिट्यूशन किस में हेल्प करती है? हमें प्रोटेक्ट करने में डिसीजन से, किस में? जो शायद बड़े प्रिंसिपल के उल्टा हो जाए, ठीक है, यानी कोई छोटा सा काम करने के लिए हम कोई डिसीजन ले लें और वो बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट करे, तो इसके लिए भी इससे प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ become so strong and they need to strong dictator to set everything in motion। क्या होता ये एक एग्जांपल दिए कि अगर कुछ लोग ऐसा सोचें कि भाई पार्टीज़ जो हैं वो सही नहीं चल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़, और उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पार्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक डिक्टेटर होना चाहिए, यानी एक तानाशाह होना चाहिए जो अपनी मर्जी चलाए और उससे पार्टीज़ को सही कर दे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द पीपल टू गो अलॉन्ग विद दिस फीलिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि एक डिक्टेटर बना दिया जाए, ठीक है। डेमोक्रेसी में हमेशा डेमोक्रेसी ही रहेगी, सारे लोगों का इक्वल ही हाथ रहेगा, उसमें डिक्टेटर हम नहीं बनाएंगे। एंड विल नॉट अलाउ अ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है, ऐसे इसमें आप अपने देश का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी डेमोक्रेसी चल रही है तो फिर डिक्टेटर बन जाएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो आपको ऐसे चेंज नहीं करना है। Let us make an example of the Dowry Prohibition Act to understand how law help correct injustice in our society। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट एक शुरू किया गया था कि कैसे अगर हमारी सोसाइटी में कुछ सही नहीं हो रहा है, इनजस्टिस मतलब लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे रख रखाव करता है। इसके लिए हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये एक्ट कब बना था? इसके बाद में जब भी कोई एक्ट बनता है उसके पीछे उसका ईयर लिखा होता है। 1961 में बना था। द प्रैक्टिस ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डॉरी हैज़ एक्सिस्टेड इन आर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी जब किसी की भी शादी होती है तो जो दहेज लिया और दिया जाता है, ये बहुत लंबे समय से हमारे देश के अंदर है। Earlier, at the time of marriage, a girl was given dowry in form of gift by her parents.
शुरू शुरू में क्या होता था, जब लड़की की शादी होती थी तो पेरेंट्स अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो भी वो सामान देना चाहें कि शायद जो भी उसकी ज़रूरत का सामान है एज गिफ्ट वो अपनी बेटी को देते थे। इट वॉज अ वॉलेंटरी एक्ट, और ये अपनी मर्जी से होता था, किसी को अगर देना है तो वो दे सकता है, अगर किसी को नहीं देना है तो नहीं भी दे सकता है। एंड दिस डोरी वॉज सीन एज अ ब्राइड्स ओन प्रॉपर्टी, और ये जो दहेज में उसको मिलता था, जो भी उसके पेरेंट्स उसको देते थे, वो ब्राइड की प्रॉपर्टी होती थी, यानी दुल्हन की प्रॉपर्टी होती थी, उस पर और किसी का हक नहीं होता था। यानी जो भी उसके पेरेंट्स ने उनको गिफ्ट दिया है, यानी दुल्हन को गिफ्ट दिया है, अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है, तो जो भी दिया है वो उसी का है, वो और किसी का नहीं है। ओवर द सेंचुरीज डॉरी बिगन एन ऑब्लिगेशन, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया ये क्या बन गया, एक शराब बन गया, एक अभिशाप बन गया। क्या होने लग गया, फिर ज़बरदस्ती डोरी लिया जाने लगा, ठीक है, फिर ज़बरदस्ती की जाने लगी कि अगर आपकी शादी है तो आपको इतना कुछ देना है, घर देना है, गाड़ी देनी है, या आपको बेड देना है, फर्नीचर देना है। तो ये सब क्या है, एक ऑब्लिगेशन बन गई कि अब देना ही देना है। ऑब्लिगेशन मतलब जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, कि आपकी मर्जी नहीं होती, आपको देना ही होता है। इफ़ अ गर्ल फेल्ड टू ब्रिंग डाउरी शी वॉज ह्यूमिलिएटेड एंड इवन टॉर्चर्ड इन सर्टेन केस बाय हर इन लॉ। और क्या होने लगा कि अगर एक लड़की दहेज नहीं लाती है तो उसको मारा पीटा जाने लगा, उसकी बेइज्जती करी जाने लगी उसके इन लॉज, यानी जो ससुराल है वहाँ पर। Many brides went burnt alive by their in-laws as the punishment of not bringing the desired dowry। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे अगर डिज़ायर्ड डाउरी मतलब कि अगर लड़की वालों ने गाड़ी मांगी और मतलब लड़के वालों ने गाड़ी मांगी और लड़की वाले थोड़े गरीब हैं, वो गाड़ी नहीं दे पाए, उन्होंने स्कूटर दे दिया, तो ऐसे केसेस में कई जगह ऐसा भी पाया गया कि दुल्हन को जो है वो जिंदा ही जला दिया गया। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी डाउरी डेथ्स कॉन्टिन्यूज टू अकर इन आवर सोसाइटी। डाउरी से होने वाली डेथ, यानी डाउरी नहीं लाने पे जो डेथ हो रही थी वो देखी जाने लगी और वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही थी। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1961। फिर ये एक एक्ट पास किया गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, यानी डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी नहीं, दहेज नहीं लिया जाएगा। ये एक्ट है 1961 में लिया जाएगा। टू प्रोहिबिटेड द डिमांडिंग, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, यानी मांगना, अगर कोई दहेज मांग रहा है या कोई ले रहा है या कोई दे रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हैं। एन अमेंडमेंट वॉज मेड टू एन एक्ट, एक अमेंडमेंट लाया गया, यानी पहले एक अमेंडमेंट लाया जाता है, जब वो पास हो जाता है तो उसको एक्ट बना देते हैं 1961 में। इन 1981 में हमने इसको एक्ट बना दिया, विच मेड पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ डाउरी अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी अब अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर आप डाउरी डिमांड कर रहे हैं या आप ले रहे हैं। द एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड इन 1986, और एक्ट को दोबारा से अमेंड किया गया, यानी चेंज किया गया 1986 में। अंडर दिस लॉ द पर्सन हु हैज़ बीन कन्विंस्ड कैन फेस अप टू 5 ईयर ऑफ पनिशमेंट, यानी अगर किसी को पकड़ लिया गया और ये प्रूव हो जाता है कि ये डाउरी ले रहा है तो उसको 5 साल की सज़ा यानी जेल हो सकती है। ही कैन ऑल्सो बी फाइंड अप टू 15,000 रुपीज़ और अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज़ मोर, यानी 15,000 रुपये या तो उसको देने पड़ेंगे या फिर जितना भी डाउरी का सामान उसने दिया है वो सारे पैसे उसको लड़की वालों को वापस करने पड़ेंगे। ये लॉ बनाया गया, ठीक है बेटा। अपनी फर्स्ट वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो में हम रूल ऑफ लॉ जो है ये स्टार्ट करेंगे।